Alright, Assalamualaikum everyone. So this is our second lesson for logical reasoning for MDCAT 2021. So हमारा सेशन ब्रेक डाउन प्लान जो था वो था कि हम डे वन पे इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोग्राम को, जो डिफरेंट लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन टाइप्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन वी फॉलोड इट बाय डूइंग सम पीएमसी क्वेश्चंस एंड सम सिमिलर क्वेश्चंस टू दोज क्वेश्चंस। अच्छा जी, डे टू में हमारा मेन मकसद है कि हम एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस पर कैटेगरी ज़रूर करें और बोनस हमारा जितने ज़्यादा उसके ऊपर हो जाएंगे that would be brilliant. So we would be solving close to I think about 20 plus questions or 25 plus questions today. So सबसे पहले हम बात करते हैं critical thinking की. Now this question has been derived from the PMC sample itself. बात इतनी सी है कि ये जो क्वेश्चन में जो हमने बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे थे इन आवर फर्स्ट लेसन, हम उसी को यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं देखा तो उसको पहले ज़रूर देखें एंड देन फॉलो इट बाय वाचिंग दिस सेशन। और अगर आप ये सेशन नहीं देखेंगे तो कल का सेशन भी इतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ऑलराइट, सो कहते हैं जी मरियम इज़ सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड जावेद। सो लेट्स से ये आपका जी जावेद भाई बैठे हुए हैं और इसके पीछे वाले डेस्क पे जो है वो मरियम बैठी हुई हैं। And then they say that जावेद is sitting in the desk behind बिलाल। तो जावेद जो है वो एक ऐसे डेस्क पे बैठे हैं जो बिलाल से पीछे है। सो यानी बिलाल जो होंगे वो इधर आएंगे। फिर कहते हैं बिलाल is sitting in the desk behind मरियम। आगे कहते हैं if the first two statements are true, यानी कि ये अरेंजमेंट अगर ट्रू है तो the third statement is, अब थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि बिलाल इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड मरियम। वी कैन क्लियरली सी कि बिलाल इज एक्चुअली वन डेस्क अहेड ऑफ मरियम। So ये जो third statement है, this is completely we know false, right? So by the information given in the first two statements, we know for a fact कि बिलाल जो है ये कहना कि he is sitting behind the desk in the desk behind Maryam is completely false. So इसका आंसर false हो जाएगा. Then they say on the day the Bilal, all right, on the day the Bilal are born. I don't know PMC के English के teachers कौन है, but अच्छा, they shouldn't be the on the day Bilal is born. Jamila weighs more than Javed. Javed weighs less than Junaid. Of the three babies, Junaid weighs the most. If the two statements are true, the third statement is. So उन्हें कहा है कि जमीला जो है वेज मोर देन जावेद। तो जावेद जो है वो इधर हैं, जमीला का जो वेट है वो उनसे भी ज़्यादा है। ठीक है, जमीला वेज मोर देन जावेद। फिर कहते हैं जी जावेद वेज लेस देन जुनेद। तो जो जुनेद हैं उनका वे एक सेकेंड, जमीला वेज मोर देन जावेद। ठीक है जी, तो जमीला का वेट ज़्यादा है, जावेद का कम है। और जावेद का वेट जुनेद से भी कम है। ठीक है, तो जुनेद है उनका वेट जावेद से ज़्यादा है। अलबत्ता हमें ये नहीं पता कि जमीला का ज़्यादा है या जुनेद का ज़्यादा है। हमें बस ये पता है कि जावेद से ज़्यादा वेट था जमीला का भी और जुनेद का भी। कहते हैं ऑफ द थ्री बेबीज जुनेद वेज द मोस्ट। अब ये हम नहीं कह सकते, राइट, बिकॉज यूजिंग दीज टू स्टेटमेंट्स हमें इतना तो पता है कि जमीला का वेट जावेद से ज़्यादा है और जुनेद का वेट भी जावेद से ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जमीला और जुनेद के अंदर किसका वेट ज़्यादा है, राइट। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज वी वुड से अनसर्टेन। ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि जुनेद वेज द मोस्ट, वी जस्ट डोंट नो दैट फॉर श्योर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी अनसर्टेन। उसके बाद जो कहते हैं ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। तो ब्लूबेरीज जो हैं दे कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज। तो ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी से महंगी है लेकिन रास्पबेरी से कम महंगी है, यानी रास्पबेरी सबसे ज़्यादा महंगी है। So they say raspberries cost most than strawberries. Well, again, I don't know इनकी English कौन लिखता है. There should be more. Raspberries cost more than strawberries and blueberries. So if the first two statements are true, यानी कि अगर ये order सच है, तो definitely जो raspberries है उनकी cost strawberries और blueberries से ज़्यादा है. तो इस वजह से this would be true. आगे जी कहते हैं कि ड्यूरिंग द पास्ट ईयर जमशेद सॉ मोर मूवीज देन सादिया। सादिया सॉ फ्यूअर मूवीज देन दाऊद। दाऊद सॉ, अच्छा, अब हमने थर्ड स्टेटमेंट पे बात करनी है। सो हमें इतना पता है कि अगर ये सादिया हैं तो जो जमशेद हैं उनने सादिया से ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं। ठीक है,
एंड दे सेड सादिया सॉ फ्यूअर मूवीज देन दाऊद, तो सादिया ने दाऊद से भी कम मूवीज देखी हैं, ठीक है। दे से दाऊद सॉ मोर वीडियोस देन जमशेद। नाउ अगेन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी अनसर्टेन है। द रीजन बीइंग कि हमें इतना पता है कि जो सादिया हैं उन्हें दाऊद से कम मूवीज देखी हैं, और हमें ये भी पता है कि सादिया ने जमशेद से भी कम वीडियोस देखी हैं, सॉरी मूवीज देखी हैं, बट वी डोंट नो कि जमशेद और दाऊद का आपस में क्या रिलेशन है, यानी इनमें से किसने ज्यादा देखी हमें ये नहीं पता। इट इज अनसर्टेन, या जमशेद के ज्यादा हो सकते हैं या दाऊद के ज्यादा हो सकते हैं, वी डोंट नो। So answer is uncertain. This was critical thinking. Okay, now we move on to the second category, which is letter and symbol series. ये सबसे, I think this is the easiest type of question that you can get in your MDCAT. ठीक है, ये मेरे ख्याल में सबसे easiest section है जो आपको आ सकता है. So they say look at this series, what number should come next. So we will try to deduce के इधर हो क्या रहा है. So from 12 to 11 we see -1, from 11 to 13 we see +2, 13 to 12 we see -1 again, 12 to 14 we see +2 again, 14 to 13 we see -1 again. तो 13 और उस अगले नंबर में क्या होगा, +2. Looking at the pattern which is being followed, -1 +2 -1 +2 -1, अगली दफा +2 होना चाहिए, तो 13 में +2 करते हैं क्या बनता है, 15. सो द आंसर वुड बी डी. कहते हैं लुक एट दिस सीरीज, सो 80 से 10 पे है, फिर 70 है, फिर 15 है, फिर 60 है. सो इमीडिएटली व्हाट आई नोटिस इज दैट 80 से 70 पे गए हैं -10 हुआ, और 70 से -60 पे गए अगेन -10 हुआ है. इधर व्हाट आई सी इज +5 का इंक्रीमेंट. सो दिस मीन्स कि व्हेन वी विल गो फ्रॉम, ये जो अगला जो भी नंबर आ रहा है इसका अब इसके साथ रिलेशन बनेगा 15 के साथ, सो देयर विल बी ए +5 अगेन, एंड सो इधर हमारे पास 20 आएगा, सो इट विल बी 80 10 70 15 60 20. यू कैन सी द रिलेशन, ये बाय 10 सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, 80 70 60 50 40 सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये +5 से इंक्रीज होते जा रहे हैं, सो द आंसर इज 20. Okay, question number 14, B2CD dash BCD4, B5CD, BC6C, BC6D. अच्छा, now what do I notice? एक तो मुझे नजर आ रहा है कि नंबर बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 2 हुआ, फिर एक ब्रेक आई, फिर 4, फिर 5, फिर 6. सो मुझे एक बात तो यहाँ पे पता है कि मेरे इस ब्लैंक के अंदर जो है वो 3 आएगा, ठीक है, दैट आई नो फॉर श्योर. ठीक है, सो इधर 3 का नंबर आना है, सो आई कैन लाइक सिंपली कैंसिल आउट डी, और आई कैन कैंसिल आउट ए. उसके बाद वी कैन सी कि इस पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही लेटर के नीचे सबस्क्रिप्ट के तौर पे एक नंबर डाला जा रहा है, ठीक है. सो वहीं से आंसर ये बी बन जाता है, क्योंकि हम इस सीरीज में कहीं पे भी नहीं देखते कि 2 लेटर्स के नीचे सबस्क्रिप्ट है, सो इसलिए सी भी नहीं हो सकता. और उसके साथ साथ अगर आप नोट करें तो ऑर्डर क्या है, आपके पास B2 है, फिर सी डी है, फिर ब्लैंक आता है, फिर यू हैव BCD4, सो सी स्किप हुए और फिर डी पे 4 आए. फिर हम वापस उस ऑर्डर में वापस चले जाते हैं, वी हैव B5CD, देन वी हैव BC6D, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर सबस्क्रिप्ट बकायदा शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम B टू C टू D एंड देन बैक टू B टू C टू D, ठीक है. सो दैट डेफिनेटली मीन्स के B हो चुका है, अब ये C3 इधर लगेगा और फिर D लगेगा, फिर अगली दफ़ा BCD4 होगा, इस तरीके से, ठीक है. सो इसका आंसर B बनता है. Okay, here's another question. So I can see कि ऊपर मेरे पास 3 डॉट्स हैं, नीचे 2 डॉट्स हैं, फिर 2 डॉट्स हैं, फिर 1 डॉट है, फिर 1 डॉट है, फिर कोई डॉट नहीं है. एंड देन वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, हमारे पास लाइन आती है, और उसके बाद आई सी दिस थिंग अगेन बट इट हैज़ बिन फ्लिप्ड, ठीक है, वो आप कह लें कि रिफ्लेक्ट हो गया इन दी एक्स एक्सेस. तो अब मेरे पास वही डॉट नीचे आ गया, लेकिन इट्स अगेन डॉट नथिंग डॉट टू, 2 डॉट्स 3 डॉट्स. अब क्या होगा, अगर आप इधर से नोट करें पैटर्न तो हमें समझ आ रही है कि मतलब पैटर्न क्या है, 3 2 2 1 1 0, ये तो हमें समझ आ रही है. पर उसके साथ साथ एक और चीज़ भी देखने वाली है, और वो चीज़ ये देखने वाली है कि यहाँ पर वो आपका बकायदा रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम वट एवर ओवर इज ओवर हियर, उस लाइन के बाद वही चीज़ फ्लिप कर दी जाती है. सो इस डैश के साथ हमारे पास ये मौजूद है, यानी कि ये शेप मौजूद है. अब इसको आपने फ्लिप करना है इधर, सो इधर आएगा आपके पास 3 और इधर आएगा आपके पास 2, दैट विल देन बी फॉलोड बाय 2 1 and then 1 0. This is what I think, and so for me the answer would be 1 or A. Okay, now the next type is logical deduction.
सो इधर वो कहते हैं 4 people witness a mugging, each gave a different description of the mugger, which description is probably right. देखिए सब क्वेश्चंस में आपने अपने लिए बेसिकली एक वो हिडन चीज देखनी है क्वेश्चन में कि मैंने किस चीज को यूज करते हुए डिड्यूस करना है अपना आंसर। अब 4 लोग हैं, उनने एक मगिंग को ऑब्जर्व किया है, उन सब ने एक डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। अब हमें क्या पता कौन सी डिस्क्रिप्शन ठीक है। सो देखें, आप पहले बात करते हैं उसकी हाइट पे। एक बंदे ने कहा उसकी एवरेज हाइट है, फिर 3 लोगों ने कहा उसकी टॉल है। तो अगर एक बंदा कह रहे हैं कि उसकी एवरेज हाइट है और 3 लोग कह रहे हैं कि उसकी हाइट टॉल थी थीव की, सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि फिर वो बंदा क्या होगा, टॉल होगा, बिकॉज 3 people आर सेइंग ही इज टॉल, राइट। उसके बाद हम अगर हम उसके साइज की बात करें तो 3 लोगों ने कहा कि वो थिन है, एक ने कहा वो एवरेज वेट का था। तो 3 लोग जब कह रहे हैं कि भाई वो थिन है, तो आई विल अज्यूम कि भाई मोस्ट प्रोबेबल यही होगा कि वो बंदा थिन होगा। और जब हम एज की बात करते हैं तो 3 लोगों ने कहा वो मिडिल एज्ड है और सिर्फ एक ने कहा वो यंग है। तो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि फिर वो मिडिल एज्ड ही होगा। तो दिस इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसको देखते हुए द आंसर इज बी, ठीक है। यानी कि अगर आप यूँ नहीं भी करना चाहते, आप सिंपली ये देख सकते थे कि भाई 3 लोगों ने टॉल का है, एक ने एवरेज हाइट का है, तो ए आंसर नहीं हो सकता बिकॉज 3 लोग कह रहे हैं टॉल, तो मोस्ट प्रोबेबली वो टॉल ही होगा। फिर जी आपके 3 लोगों ने थिन का है और एक ने एवरेज वेट का है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एवरेज वेट का भी नहीं होगा, वो थिन होगा। फिर आपके 3 लोगों ने मिडिल एज का है और एक ने यंग का है, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली वो मिडिल एज ही होगा। एंड देयरफॉर आपका जो आंसर है वो सी भी नहीं हो सकता, जो कि यंग है। एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली एंड अप विद बी। सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन मेनी वेज। उसके बाद ये हम एक और क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं एट द बेसबॉल गेम हेनरी वाज सिटिंग इन सीट 253। सो यहाँ पर हेनरी बैठे हुए हैं और ये है आपकी सीट 253। कहते हैं मार्ला वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ हेनरी, सो टू द राइट ऑफ हेनरी मार्ला बैठी हुई है इन द सीट 254। इन द सीट टू द लेफ्ट ऑफ हेनरी वाज जॉर्ज। अब उन्हें कहा मार्ला वाज सिटिंग टू द राइट, तो लेफ्ट फिर ये बनता है, ठीक है। इधर जॉर्ज बैठे हुए हैं और कहते हैं कि इनिस वाज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज, तो जॉर्ज के लेफ्ट पे आपके इनिस बैठे हुए हैं, ठीक है। कहते हैं विच सीट इज इनिस सिटिंग इन। अगर ये 253 है और टुवर्ड्स द राइट नंबर इंक्रीज कर रहा है, 254 हो रहा है, तो टू द लेफ्ट वो डिक्रीज करेगा, दिस विल बी 252 एंड दिस विल बी 251, एंड सो इनिस इज sitting at 251, the answer is A. फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहते हैं डैनियल हैज बीन विजिटिंग फ्रेंड्स इन रिजवुड फॉर द पास्ट 2 weeks. She is leaving tomorrow morning and her flight is very early. Most of her friends live fairly close to the airport. Madison lives 10 miles away. Francis lives 5 miles away. Samantha 7 miles. And आगे कहते हैं जी Alexis is farther away than Francis but closer than Samantha. अब कह रहे हैं जी अप्रॉक्सीमेटली हाउ फार अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट इज एलेक्सिस। देखिए उन्हें कहा कि एलेक्सिस का मान लेते हैं कि वो एक्स माइल्स अवे है फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब उन्हें कहा एलेक्सिस इज फादर अवे देन फ्रांसिस, और फ्रांसिस जो है वो आपके 5 miles अवे है, ठीक है। और आपकी जो समैंथा है वो 7 miles अवे हैं। ऑलराइट, सो व्हाट दिस मीन्स इज कि एक्स इज greater than 5 because Alexis is farther away than Frances, but X is also less than 7 because it is closer than Samantha. इनके दरमियान में क्या नंबर आता है, 6. So approximately आपके 6 miles away होगी Alexis from the airport. Okay. उसके बाद हम आते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। तो कहते हैं जी ऑल डॉग्स लाइक टू रन, सम डॉग्स लाइक टू स्विम, सम डॉग्स look like their masters. कहते हैं if these first three statements are facts, which of the following statements must also be a fact? देखिए उन्हें कहा ऑल डॉग्स लाइक टू रन, इनमें से मतलब सब कुछ जो डॉग्स हैं आपके सारे के सारे सब के सम जो है उनको भागना पसंद है, लेकिन उनमें से कुछ हैं जिनको स्विम करना पसंद है और कुछ हैं जिनको स्विम करना फिर नहीं पसंद होगा, ठीक है। और इनमें से कुछ हैं जो अपने मास्टर्स की तरह दिखते हैं और कुछ हैं जो नहीं दिखते होंगे, एज सिंपल एज दैट। सो कहते हैं जी ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम लुक लाइक देम मास्टर्स, यानी जितने भी कुत्ते हैं जो स्विम कर सकते हैं वो अपने मास्टर्स की तरह दिखते हैं। नाउ वी कांट से दैट, वी कैन नॉट से इट एज अ फैक्ट, दिस इज अनसर्टेन बिकॉज हमें पता है कि उन सब डॉग्स में से कुछ डॉग्स डू लाइक टू स्विम एंड वी ऑल्सो नो दैट उनमें से कुछ डॉग्स डू लुक लाइक द मास्टर्स, बट वी डोंट नो कि जो डॉग स्विम कर सकता है वही डॉग लगेगा लाइक द मास्टर, वी डोंट नो दैट फॉर श्योर।
So one cannot be a fact. Fact is something which is absolutely certain. फिर कहते हैं जी dogs who like to swim also like to run. अब देखें अगर सारे dogs like to run, alright, and उनमें से कुछ dogs like to swim, तो डेफिनेटली जो डॉग्स स्विम कर रहे हैं उनको फिर भागना भी तो पसंद है ना. बिकॉज सी all dogs like to run. उनमें से कुछ dogs also like to swim. So it basically means कि कुछ dogs कुछ इनको swim करना पसंद है because they are dogs and all dogs like to run, so they also like to run. I hope that makes sense कि what I'm trying to convey over here. तो इस वजह से टू तो आपका ठीक है. बिकॉज डॉग्स ऑल डॉग्स लाइक टू रन, तो अगर कोई डॉग को स्विमिंग पसंद है या नहीं पसंद, उसको रनिंग ज़रूर पसंद होगी बिकॉज ऑल डॉग्स लाइक टू रन. देन दे से डॉग्स हु लाइक टू रन डू नॉट लुक लाइक देयर मास्टर्स. तो देखिए सब डॉग्स को ही भागना पसंद है. उनमें से कुछ हैं जो अपने मास्टर की तरह दिखते हैं, कुछ हैं जो अपने मास्टर की तरह नहीं दिखते. So to say that dogs who like to run do not look like their masters is incorrect because some dogs who run, basically all dogs run, but some of them do look like their masters. So three would be incorrect to say, and so the answer would be B. Moving on, eyeglasses frames cost between $35 and $350. Some eyeglass frames are made of titanium, some eyeglass frames are made up of plastic. If the first three statements are fact, which of the following statements must also be a fact? टाइटेनियम आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट मोर देन प्लास्टिक फ्रेम्स. देखें हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि प्लास्टिक की चीज़ें सस्ती होती हैं और टाइटेनियम बीइंग अ मेटल उसकी उसका आई ग्लास फ्रेम महंगे होंगे, बट इज इट रिटन ओवर हियर? नो इट इज़ नॉट. उन्हें सिंपली कह के इन आई ग्लास फ्रेम्स जो हैं उनकी कॉस्ट 35 से 350 के दरमियान में रेंज करती है. कुछ टाइटेनियम है, कुछ प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी उन्हें लिखा है कि टाइटेनियम जो है वो 350 के और प्लास्टिक 35 के. नो, you can believe that, you can assume that, but it is not a fact, it is not known for sure. So इसलिए इसका आंसर वन नहीं हो सकता. Expensive eyeglasses frames last longer than cheap frames. Now then again हो सकता है कि आपकी everyday life experience से आप कहें कि हाँ टू does make sense, मतलब ज़्यादा expensive वाले ज़्यादा they long last करते हैं, but provided the information, because we have to stick to what is provided, क्या आपको लगता है कि ये कहना सही है? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स गिवन है उसमें कहीं पे भी ये चीज़ इम्प्लाई नहीं हो रही, सो वी कांट से दैट. उसके बाद कहते हैं जी ओनली अ फ्यू आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट लेस देन 35. तो उन्हें तो जी कहा है कि आई ग्लास फ्रेम्स कॉस्ट बिटवीन 35 एंड 350. तो आई ग्लास के फ्रेम्स 35 और 350 के दरमियान में, लेस देन 35 की तो बात ही नहीं हुई. हमने कहा सारे आई ग्लास फ्रेम्स 35 और 350 के दरमियान में. सो ये कहना भी गलत है, सो द आंसर वुड बी डी. Okay, moving on. They say some pens don't write, all blue pens write. Some writing utensils are pens. Okay, they have the three statements of facts. Which of the following statements must also be a fact? Some writing utensils don't write. देखिए उन्होंने कहा some writing utensils are pens, ठीक है, और it's more like कि आपके जो writing utensils हैं, ठीक है, उनमें से कुछ जो हैं वो आपके पेन्स हैं और कुछ पेन्स नहीं हैं. लेकिन कुछ तो है ना, मतलब यू हैव योर राइटिंग यूटेंसिल्स एंड सम ऑफ देम आर पेन्स, एंड इनमें से भी सम पेन्स डोंट राइट एंड सम डू राइट, राइट. सो इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि सम राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, इट वोंट बी रॉन्ग बिकॉज राइटिंग यूटेंसिल्स में पेन्स आ जाते हैं, राइट, और कुछ पेन्स नहीं लिखते. So this is correct to say, according to the information provided. Then this says some writing utensils are blue. So देखिए because some writing utensils are pens और आपके पास blue pens मौजूद हैं उन pens के अंदर, right? In within those pens you will have some blue pens. So you can say कि some writing utensils are blue. उसके बाद कहते हैं some blue writing utensils don't write. अब हमें ये तो पता है कि कुछ writing utensils blue हो सकते हैं, राइट, बट हमें ये बता दिया गया है कि ऑल ब्लू पेन्स राइट. तो जब हम ये कह रहे हैं कि सम ब्लू राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, दैट इज रॉन्ग बिकॉज इफ अ पेन इज ब्लू देन ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू राइट. सो 3 इज इनकरेक्ट एंड सो द आंसर वुड बी बी. Okay, now we talk about course of action. This is particularly a difficult one. मैंने इसको 3 stars इसलिए दिए थे because you have to put in a lot of thought to it. It is more based on your subjectivity than objectivity. Okay, कहते हैं जी severe drought is reported to have set in several parts of the country. Courses of action. Government should immediately make arrangement for providing financial assistance to those affected.
food, water, fodder should immediately be sent to all those areas to save the people and cattle. देखें, देखने को तो ये दोनों ही courses of action ठीक लग रहे हैं, ठीक है, but you have to think about a few things. आपने ये सोचना है कि क्या मैं रूट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये एक्सट्रीम तो नहीं है, बिकॉज एक्सट्रीम होगा तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या ये प्रैक्टिकल है, आपने इस चीज़ के बारे में सोचना है, और आपने ये देखना है कि जो भी चीज़ मैं सेलेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वो रिड्यूस मिनिमाइज कर रहा है उस प्रॉब्लम को जो कि एट हैंड है, ठीक है। देखिए, टू तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जब एक इलाके में ड्राउट आता है तो आप वहाँ पर फूड, वाटर और फॉडर भेजेंगे ताकि लोग सर्वाइव कर सकें। ड्राउट के अंदर पानी की कमी हो जाती है, आपकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दोज पीपल फ्रॉम स्टार्विंग यू विल सेंड फूड, वाटर एंड फॉडर, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन बात है, ये एक्सट्रीम भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है और ये प्रॉब्लम को मिनिमाइज भी कर रहा है। लेकिन जब हम वन की बात करते हैं कि गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड, तो ये although it is completely fine, this is not a very good course of action for the most part. The reason being कि हाँ आप सोच सकते हैं कि यार फाइनेंशियल असिस्टेंस की उनको ज़रूरत होगी, उनको पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें, जिस इलाके में ड्राउट आया हुआ है क्या वहाँ पर खाने की, पानी की और फॉडर की ज़्यादा ज़रूरत है या पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। एक इलाके में जहाँ पर खाना नहीं है, पानी नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, इट इज़ नॉट फाइनेंशियल असिस्टेंस। आप उनको क्या कहेंगे यहाँ घर बना लो, इन पैसों को लेके कुछ और कर लो, नहीं, उस इलाके में ड्राउट है, वो पैसे का क्या करेंगे, मतलब उस फाइनेंशियल असिस्टेंस का क्या करेंगे, वो उनकी मार्केट्स में ऑब्वियसली बात है कि ड्राउट पूरे इलाके में आया हुआ है तो वो उस उनकी मार्केट से भी कुछ नहीं मिल रहा होगा, चीज़ों से भी कुछ नहीं मिल रहा होगा। सो ऑल्दो वन इज़ ओके, इट इज़ नॉट द रूट प्रॉब्लम, ठीक है, एंड ऑल्दो इट इज़ प्रैक्टिकल, बट अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें तो वो क्या ड्राउट को मिनिमाइज कर रहा है, क्या वो ड्राउट को रिड्यूस कर रहा है, उसके इफेक्ट्स को कर रहा है, तो नहीं, दी दिस वन इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड इस वजह से द आंसर वुड बी ओनली टू फॉलोज। उसके बाद हम आते हैं जी, एज स्टेटेड इन द रीसेंट सेंसस रिपोर्ट द फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंगली लो। Courses of action: the government should conduct another census to verify the results. The government should immediately issue orders to all departments to encourage people to improve the ratio. Now, two sounds good, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कहिए कि इंकरेज करें हम लोगों को टू इम्प्रूव द रेशो, तो दैट इज़ समथिंग एल्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप अगर एक इलाके में कम फीमेल्स और मेल ज़्यादा हैं तो आप उधर ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि वहाँ पर फीमेल्स बाकी एरिया से माइग्रेट करके आ जाएं। सो द पॉइंट इज़ कि टू इज़ प्रैक्टिकल, इट विल सॉल्व द रूट प्रॉब्लम विच इज़ के फीमेल टू मेल रेशो लो है, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, ये कोई इतनी एक्सट्रीम बात भी हम नहीं कर रहे। टॉकिंग अबाउट वन, देखिए वन डज नॉट सॉल्व और रिड्यूस द प्रॉब्लम एट हैंड। अगर गवर्नमेंट एक और सेंसस ले भी लेती है, कंडक्ट कर भी लेती है, क्या ये चीज़ रिड्यूस या मिनिमाइज हो रही है उसकी वजह से? नहीं हो रही है, राइट। क्या रूट प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? नहीं हो रही है। ऑल्दो इट इज़ प्रैक्टिकल, यू कैन गेट अनदर सेंसस डन, ऑल्दो हो सकता है कि उसको भी टाइम लगे एक और सेंसस को होने में, प्रैक्टिकल फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इट इज़ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट हैंड, एंड सो देन अगेन द आंसर वुड बी कि ओनली टू फॉलोज, बिकॉज जो वन है वो इतनी कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रैक्टिकल अगर है भी सही, एज्यूमिंग कि वो इलाका इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर भी it does not solve the issue at hand, which is female to male ratio is alarmingly low. Okay, then we talk about another question. They say a recent study shows that children below 5 in the cities of the developing countries mainly, I think it is, they mainly suffer or die from diarrhea and parasitic intestinal worms. Course of action: governments of the developing countries should take adequate measures to improve the hygienic conditions in the cities. This sounds like a very decent solution, because एक तो ये practical भी है, ऑलराइट, दूसरा ये आपकी रूट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रही है। डायरिया और पैरासाइटिक इंटेस्टिनल वर्म्स का मतलब ये है कि जो आपकी हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है, जो फूड या वाटर अंदर जा रहा है, इट इज़ इन्फेक्टेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दिस सोल्यूशन विल सॉल्व द रूट प्रॉब्लम विच इज़ कि डायरिया ना हो, पैरासाइटिक इंटेस्टिनल वर्म्स ना हो, बाय इंश्योरिंग कि हाइजीनिक कंडीशंस बेहतर हों. So one is something which will solve the root problem. It is practical,
and it is minimizing the issue at hand. It is not something which is extreme. दूसरी चीज़ पे आते हैं तो कहते हैं children below 5 years in the cities of the developing countries need to be kept under periodic medic checkups. तो देखें ये भी जो बात है इज इट्स प्रैक्टिकल, ठीक है, इट डज सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। बेसिकली अगर बच्चों में डायरिया या पैरासाइटिक इंटेस्टिनल वर्म्स हो रहा है, उनका पीरियोडिक मेडिक चेकअप होगा तो हम इन टाइम इंश्योर कर सकते हैं कि वो डायग्नोज हो जाए, उनकी जो जो भी उनको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो उनको मिल जाए, बिकॉज द रूट कॉज इज व्हाट, children below 5 are dying because of diarrhea and parasitic intestinal worms. So by having these periodic medical checkups, which is practical, it will reduce the problem at hand, which is the death of the children below 5 because of diarrhea and parasitic intestinal worms. And so in this case E जो है वो आपका सही आंसर होगा। Alright, next we move to cause and effect. So they say the prices of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged. So petrol और diesel की जो price है domestic market में वो unchanged है for the past few months. Then they say the crude oil prices in the international market have gone up substantially in the last few months. Crude oil से ही petrol निकलता है, उसी से जो है वो diesel निकलता है। तो although हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार अच्छा, by the way, for the first thing I always encourage is this a cause or an effect? तो ये effect है, ठीक है। आपके पेट्रोल की प्राइसेस या डीजल की प्राइसेस अनचेंज हैं या क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, दीज आर इफेक्ट्स विच विल बी कॉज बाय समथिंग, ठीक है। सो अगर आपको पता हो कि दोनों इफेक्ट्स हैं तो आप ए बी सी को वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक ना एक कॉज होता है, ये दोनों कॉज होते हैं। अब आपने ये देखना है क्या ये दोनों कॉमन कॉज से कॉज हो रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट कॉजेस है। देखिए अगर क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है तो फिर डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम ये कह देते पेट्रोल और डीजल की भी बढ़ रही है तो वो एक अलग बात होती, दैट वुड हैव मेड अ रिलेशन। बट टू से कि क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल की अनचेंज है, तो दे आर नॉट रिलेटेड टू वन अनदर। अगर रिलेटेड होते तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी बढ़ रही होती। सो दिस मीन्स कि दीज आर बीइंग कॉज्ड बाय टू इंडिपेंडेंट कॉजेस। लाइक फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए आपकी प्राइस बढ़ रही है कि सऊदी अरेबिया ने लेट्स से प्राइस बढ़ा दी अपने ऑयल की, और लोकल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज लेट्स से क्रूड ऑयल जो हम लोकली निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास सफिशिएंट है कि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, तो जो लोकली हम निकाल रहे हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही। सो दे कैन बी कॉज बाय इंडिपेंडेंट कॉजेज। Okay, there is a unprecedented increase in the number of young unemployed in comparison to the previous year. A large number of candidates submitted applications against an advertisement for the post of manager issued by a bank. देखें अब यहाँ पर एक चीज़ को नोट करें, आपके पास एक इंक्रीज आ रहा है इन द नंबर ऑफ यंग पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, दिस इज एन इफेक्ट, ठीक है। सेकंड में कहते हैं कि a large number of candidates submitted applications against an advertisement for the post of manager issued by a bank. अगर आपको पता हो तो जो एक एक कंट्री के अंदर या एक इलाके के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो ज़्यादा लोग हैं हु आर सीकिंग अ जॉब, और जब ज़्यादा लोग होंगे हु आर सीकिंग अ जॉब देन ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी फॉर सिंगल पोस्ट, बिकॉज इतनी जॉब्स नहीं है और लोगों को जॉब चाहिए, उतने ही ज़्यादा लोग होंगे जिनको जॉब चाहिए, तो उतना ही लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिट करेंगे एप्लीकेशंस अगेंस्ट अ जॉब, राइट। सो इन दिस केस वन जो है दिस बिकम्स ए कॉज फॉर दिस इफेक्ट, राइट, बिकॉज हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर एक इलाके में बढ़ रही है तो उसकी वजह से फॉर अ सिंगल जॉब यू विल गेट मेनी मेनी एप्लीकेशंस, एंड सो one is the cause and two is the effect. So the answer would be D. उसके बाद कहते हैं the literacy rate in the district has been increasing for the last 4 years. The district administration has conducted extensive training program for the workers involved in the literacy drive. तो देखिए लिटरेसी रेट बढ़ रहा है एक इलाके में फॉर द लास्ट 4 years, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होल्ड कर रही है फॉर द वर्कर्स जो लिटरेसी ड्राइव में इन्वॉल्व हैं। सो दिस डज सीम कि ये आपका कॉज है और ये उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही है
फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन लिटरेसी ड्राइव उन पे काम कर रही है, इस वजह से लिटरेसी रेट बढ़ है, बिकॉज लिटरेसी ड्राइव ज़्यादा बेहतर हो सकता है परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट बढ़ in the town. So the answer would be B. Now, this will be followed by some bonus questions. Let's quickly solve these and we will be done with today's session. कहते हैं जी, cats are mammals, tigers are mammals. Conclusion, tigers are cats. Now, this is an invalid argument because humans are mammals and cats are mammals. You then do not say humans are cats, right? That's a completely baseless logic. So this वजह से ये एक invalid argument है. आप ये कह सकते हैं कि tigers and cats are both mammals. That would be a strong argument. But saying that tigers are cats is completely invalid. Then they say dogs are cats are birds, dogs are birds. Now, this, in my opinion, is a moderate argument. या इसको आप valid भी कह सकते हैं कि it's a valid argument. Because आपके जो dogs हैं, अगर हम कहते हैं कि dogs are cats and cats are birds, so this means dogs are birds, right? So it's a valid argument. Okay, they say the Emporium Mall has more stores than Packages Mall. The Amana Mall has fewer stores than Packages Mall. Emporium के packages से ज़्यादा हैं और Amana Mall has lesser stores than Packages Mall. So is the third statement, which is the Emporium Mall has more stores than Amana Mall, correct? Yes, correct. On the day, all right, we're done with this question. हमने ये पहले किया था. All right, I think this is the last one. Islamabad is north of Balochistan. So let's say this is Balochistan. Islamabad is north of Balochistan. They say Balochistan is east of Lahore. अब ये north है, ये south है, ये east है, ये west है. When they say Balochistan is east of Lahore, they mean Lahore is somewhere over here. So this actually makes no sense. Why would they even say something like that? Because Balochistan is actually towards the west of Lahore. But acha. According to this, Balochistan is east of Lahore, so इधर है जी बलूचिस्तान आपका. So they're saying Lahore is northwest of Islamabad. देखिए पहली बात तो ये है कि लाहौर is towards the west of Islamabad, that is for sure, ठीक है, because आपका लाहौर इस साइड पे लोकेटेड है, so वो वेस्ट की तरफ तो है. फिर आगे वो कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट, तो वेस्ट पे तो है लेकिन क्या लाहौर नॉर्थ पे है? Well, we can't say that, right? Because they said Islamabad is north of Balochistan and Lahore, यानी कि Lahore is west of, in other words, of Balochistan. ठीक है? So ये अगर आप नोट करें तो इसके हिसाब से west is over here, north is over here. तो इसका मतलब ये है कि लाहौर तो नीचे आ रहा है इस्लामाबाद से. So we can't say it is northwest. So it will be false. ठीक है? The reason why I'm not saying it's uncertain is because ये बिल्कुल वेस्ट का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वेस्ट पे है. अगर वो कह देते कि लाहौर या बलूचिस्तान इज़ साउथ ईस्ट ऑफ लाहौर, तो फिर इसका मतलब होता कि लाहौर इज़ लोकेटेड समवेयर एट द टॉप. उस टाइम पे हम कुछ ना कह सकते कि वो इस्लामाबाद से नीचे आ रहे हैं या फिर वो इस्लामाबाद से ऊपर आ रहे हैं. बट बिकॉज दे सेड दैट बलूचिस्तान इज़ ईस्ट ऑफ लाहौर, दे डिडंट से नॉर्थ और साउथ. इट मीन्स कि वो एग्जैक्टली ईस्ट पे है और इस हिसाब से नॉर्थ वेस्ट कहना is wrong. So this will be false. So this is it for today's class. हम कल की क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and hopefully you will have a much better hold of these questions by then. So till then, खुदा हाफिज.